स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा आपको ओवेरियन साइकिल और हार्मोन का साइकिल का पता है? फर्स्ट जितने बड़े इन दोनों को गोनेडोट्रोपिन कहते हैं क्योंकि विकास गोनेड्स की अगर आप बाद में जितना हंसते हैं आप हंसते हैं, वरना बाहर निकल के आप हंस सकती हैं। आप थोड़ी देर खामोश रहोगी। आवाज का दरवाजा बंद करो। इसके बाद थोड़ी देर आप लोग चुप कर, जो बोलेगा फिर आप मुझसे मैं गिला ना करना मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर खामोश। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से जाहिर है फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। आपके ओवरी में मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं, बाद इमेच्योर होते हैं, एक और मंथली ऑलमोस्ट मेच्योर होता है, 28 डेज नॉर्मल एवरेज साइकिल होती है। तो बेसिकली अलॉन्ग विद प्रोजेस्टेरोन ये दवा आप कौन करेंगे तो सब फॉलिकल की स्टिमुलेटिंग करता है और साथ में अलॉन्ग विद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग हार्मोन बेसिकली केयर करता है अलॉन्ग विद म्यूचुअल फेज के बेसिकली और एलएच करंट बेसिकली है जो रिलीज करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है, जिसमें 25 से ऑलमोस्ट 30% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट का कंपोनेंट होता है, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इम्यूनोजेनेसिस सेक्रेशन ऑफ गोनेडल हार्मोन बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन के इन पे डिपेंड है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है क्योंकि स्टीरोजेनेसिस में आपको फिर पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत, तो बेसिकली मेनली फिजियोलॉजी में आपको पढ़ाया जाएगा। इनकी रिलीज बेसिकली एक है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से जो 10 माइनस के शामिल होता है उसकी वजह से होती है, वो जिसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। बेसिकली जो एफएसएच और इसकी सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है और इसका बेसिकली है नेगेटिव फीड इफेक्ट भी होता है। अगर देखा जाए मेल में सर्टोरिक सेल्स की कोरोनोजेनस और लेडिंग सेल्स की दोनों की रिलीज के लिए एफएसएच एनएच दोनों इफेक्ट करते हैं, जिसका ओवरी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन को, जबकि इनहिबिंग और ये सेम टेस्टोस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक के जरिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक के जरिए इनहिबिट करता है। सेम जिसका मेल में उसमें ठीक है, लेकिन उसमें ये ऑलमोस्ट इंटरस्टिशियल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक नाम से दायरा थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा होता है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा T3 और T4 है, ट्राइआयोडो और टेट्राआयोडोथायराइड बनाएगा। तो बेसिकली वो आगे उन्होंने फंक्शन करना है, जो थायराइड के फंक्शन होते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या होंगे। मेटाबॉलिक रेट को कम करना है, ज़्यादा करना, लाइपोजेनेसिस टेक्निक है, ठीक है। तो बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो T3 और T4 की रिलीज को ज़्यादा करता है। इसकी रिलीज बेसिकली एक थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन जो मेन इसमें नेगेटिव फीडबैक है T3 T4 की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसकी कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए। अलॉन्ग विद डोपामिन भी TSH लेवल को डिक्रीज कर रहा होता है। अगर डोपामिन लेवल ज़्यादा है तो आपकी थायराइड हार्मोन इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। प्रोलेक्टिन भी इनहिबिट करेगा ना, नेगेटिव फीडबैक जैसे थायराइड हार्मोन्स का आप देखते हैं उसमें अगर इनकेस नेगेटिव फीडबैक काम नहीं कर रहा, TSH TRH लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है, T3 T4 लेवल कम हो रहा है, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है बीच में ट्यूमर होता है। वो हर जगह थायराइड प्रोफाइल पड़ेगी दूसरा क्वेश्चन में लेकिन हाइपोथैलेमस को भी T3 T4 रेगुलेट कर रहा होता है नेगेटिव फीडबैक के जरिए, पिट्यूटरी को भी कर रहा है, ठीक है। ये क्या चीज़ है POMC नाम मिला है जाहिर है। P से प्रो मीन्स प्रिकर्सर है, OPO से ओपाइड, मेलेनस से मेलिनोसाइट और कॉर्टिन से कॉर्टिकोट्रॉपिन। ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रीड करता है, उसको POMC कहते हैं, प्रो ओपियो मेलेनोसाइट। एक तो इससे ACTH बनता है, रेडियो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इससे मेलेनोसाइट बनते हैं, 3 किस्म के अल्फा बीटा और गामा। ओपाइड्स बनते हैं, इंडोजिनस ओपाइड्स। ओपाइड्स का अपने नाम सुना होगा, ओपियम डेरिवेटिव होते हैं। बेसिकली ओपियम एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कुदरत ने अपनी बॉडी में भी नेचुरल ओपाइड्स बनाए हुए हैं जिसको मेडिसिन कहते हैं। तो वो बेसिकली पेन किलर होते हैं नेचुरल बॉडी के अंदर।
लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इससे छोटे सरल मॉलिक्यूल बनते हैं, जिसमें आपको बताया है CONC285 अमाइनो एसिड में बनता है 39 अमाइनो एसिड का स्पीड होता है, अल्कोहल कन्वर्टेज एंजाइम होता है जो ACTH और ACTH अल्फा एमिसच और कॉर्टिस्ट्रोबिन लाइक इंटरमीडिएट कहते हैं, ये बनता है। फिर इससे बीटा लाइपोट्रोपिन से गामा लाइपोट्रोपिन, बीटा एमिसच, बीटा एंडोर्फिन, अल्फा और गामा एंडोर्फिन और अल्फा एंडोर्फिन, मल्टीपल चीज़ें बनता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका केमिकल यहाँ पे ACTH है और किसी हद तक एंडोर्फिन है, ठीक है, बाकी ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। ACTH नाम है एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है, वहाँ की जो भी सिग्नेशन होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे क्या बनता है? एल्डोस्टेरोन और क्या बनता है? और कार्टिसोल। कार्टिकाइड बनते हैं, एल्डोस्टेरोन बनता है, ये बेसिकली उसको कंट्रोल मेनली कॉर्टिसोल के साथ डॉक्टर में भी करता है, ठीक है। ये 39 अमाइनो एसिड का बना होता है। जो मिनरल कार्टिस में बनता है और अल्टीमेटली आपके पास ACTH बनता है। ब्रेन में सब एक लिफ्ट में डिवाइड होता है, उसका लोकल फंक्शन का पता नहीं है, लेकिन जो पेरिफेरी में ACTH जाता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना होता है। लिफ्ट बेसिकली कॉर्टिकोट्रोपिन लाइक इंटरमीडिएट पेप्टाइड कहते हैं। ये भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये बेसिकली आपके रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है अलॉन्ग विद मिनरल और जो भी एड्रिनल स्टीरॉयडोजेनेसिस होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। आपको पता है स्टीरॉयडोजेनेसिस मेनली आपके पास या टेस्टिकुलर टिश्यू में होती है, एड्रिनल में होती है, जो भी एड्रिनल स्टीरॉयडोजेनेसिस होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। हाँ, प्रोमोट स्टीरॉयडोजेनेसिस इन एड्रिनल ग्लैंड में सिमेट्रिक साइक्लिक एंटीबॉडी सेकंड मैसेंजर सिस्टम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के जरिए। आपको सेकंड मैसेंजर सिस्टम पढ़ाया गया था फिजियो वालों ने? अभी तो नहीं पढ़ा, पिछले साल पढ़ा था। बेसिकली कोटिस कलर को कन्वर्ट करता है, जो ग्लैंडुलर नॉन है, जो स्टीरॉयडोजेनेसिस का पहला स्टेप है, और आपके पास मल्टीपल आपको स्टीरॉयड हार्मोन बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी यूज करते हैं। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन का क्या बताते हैं, अलॉन्ग विद ग्लूकोकार्टिकाइड जो कॉर्टिसोल और मेलोकार्टिकाइड एल्डोस्टेरोन है, और दूसरा जो स्टीरॉयड है तमाम यहाँ पर बनते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। उसके स्टिमुलेशन के लिए ACTH आपके पास जरूरी है। इसको रेगुलेशन इस तरह होती है, यहाँ पर कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से, जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन मेन जो आपका फैक्टर है बेसिकली नेगेटिव फीडबैक ऑफ कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा ऊपर ACTH को, जबकि STRH को कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को भी किस तरह होती है वो उसकी रेगुलेशन होगी। लेकिन इसके साथ चंद चीज़ें और हैं, स्ट्रेस, स्पेशली स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस में कॉमन ही है, ट्रॉमा हो गया, सर्जरी के बाद सीवियर पेन हो गया, एंजाइटी, फियर, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, जो थोड़ा ज़्यादा हो गया एक्यूट हो तो उसमें एपिलेप्सी और एपिलेप्सी होते हैं। कोल्ड इंटॉलरेंस तमाम चीज़ों में आपके पास ACTH की सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉर्टिसोल टू कोप विद द सिचुएशन। ये नाम सुना कुशिंग डिजीज? क्या होती है कुशिंग डिजीज? एल्डोस्टेरोन की लेवल कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? एल्डोस्टेरोन की लेवल ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, अगर आपके पास ACTH ज़्यादा हो जाए, आपका एडिनोमा है पिट्यूटरी जो ACTH सिक्रेट कर रहा है, तो क्या होगा? ACTH ने क्या करना है? सबसे पहले तो कॉर्टिसोल को ज़्यादा करना है। कॉर्टिसोल में क्या फंक्शन होंगे? कॉर्टिसोल में सोडियम पोटेशियम के साथ क्या करना है? पोटेशियम सोडियम के साथ क्या करेगा? सोडियम रिटेंशन करेगा, पोटेशियम सीक्रेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करेगा? शुगर लेवल को ज़्यादा करेगा, ठीक है। बॉडी को एडिमा करेगा। बेसिकली आपके पिक्चर में एक डायबिटिक टाइप की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। मूड लाइक फेस हो सकता है, स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन की वजह से। अनयूजुअल एरिया से आपका बेसिकली फैट डिपॉजिट होता है, बफलो आप कहते हैं यहाँ पर। तो अगर वो आपका कुशिंग बिकॉज ऑफ ACTH है, पिट्यूटरी का आदत, तो हम उसको कुशिंग डिजीज कहते हैं। लेकिन अगर वो बिकॉज ऑफ एनी ट्यूमर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स है, लोकल कॉर्टिकल मिलिटी, उसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और एक जो सबसे कॉमन काज है हमारे माशरे में, खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, तो
उसकी ना एड्रिनल कार्ड है ना पिट्यूटरी कार्ड है, उसकी एक और कार्ड है, वो क्या हो सकती है? स्टीरॉइड। हमारे लोग डॉक्टर भी अक्सर हकीम अगर आपको स्टीरॉइड दे देते हैं, क्योंकि स्टीरॉइड की गोली 2.5 सस्ती गर्दा कार्टल की पूरी बोतल आपको 100-150 मिल जाती है 1000 गोलियों वाली, ठीक है, कि बाबा जाके ये खाओ या आंटी ये खाओ जाके। स्टीरॉइड का सबसे पहले ये कि इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, एंटीपायरेटिक भी है, एंटी पेन भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इवन बहुत से इसके फंक्शन है। तो आपको बंदा ठीक महसूस होने लगता है कुछ अर्से के लिए, तो बंदा कहते हैं तो बंदा अच्छी चीज़ है वो खाना शुरू हो जाता है। जब बार बार हम कार्टिसोल लेंगे, स्टीरॉइड काटे तो स्टीरॉइड कार्टिसोल ही है, तो क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, शुगर लेवल ज़्यादा होगा, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस वगैरह ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको खुशी के तमाम सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको ना कॉर्टेक्स में कोई मसला है ना पिट्यूटरी में मसला है। इसी को हम एट्रियोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। एट्रियोजेनिक मीन्स जो ह्यूमन इंटरवेंशन या हॉस्पिटल या डॉक्टर की इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इसको कह सकते हैं। सबसे कॉमन काज हमारे पास ये है। इवन बच्चों में एक क्रीम आती है हाइड्रोजोल, जो स्टीरॉइड हाइड्रोकॉर्टिसोल होती है, उसकी वजह से भी लोगों को हो चुका क्या कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अगर आप 6 महीने साल के लिए 1 साल हाइड्रोजोल इस्तेमाल कराएंगे रेगुलर, उसको बाद में इस्तेमाल करते मल्टीपल बीमारी सोरियसिस में इस्तेमाल होता है, एक्जिमा में इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। इसलिए जब भी आपने स्टीरॉइड इस्तेमाल करा तो मोर देन 21 डेज के बाद आपने टेपरिंग करनी है, उसकी डोज कम करनी है, या अल्टरनेट डे पर देने होती है, स्टीरॉइड स्पेयरिंग एजेंट्स आपको देने होते हैं। प्लस स्टीरॉइड का एक और जो इम्पॉर्टेंट नेगेटिव रोल है, ये ऑस्टियोपेनिया करता है, बोन वीकनेस करता है। तो जब भी आपने 21 दिन से ज़्यादा किसी को स्टीरॉइड देना है तो उसको आपको बोन प्रोटेक्शन देनी होती है। बोन प्रोटेक्शन किस तरह करेंगे? कैल्शियम विटामिन डी इतना इफेक्टिव नहीं है, बिस्फॉस्फेट बेसिकली इफेक्टिव होते हैं। बिस्फॉस्फेट एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, लाइक हमारे पास ट्रेड के नाम से, तो बायोलॉजी के नाम से आता है, जो आपकी बेसिकली ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी को ज़्यादा करता है। ऑस्टियोब्लास्ट का काम है बोन फार्मिंग। बेसिकली आप कैल्शियम की डिपोजिशन ऑफ फास्फेट की डिपोजिशन ज़्यादा करें तो बोन की जो डेंसिटी बदलेगी, ऑस्टियोपेनिया कम हो जाएगा। ऑस्टियोपेनिया में ऑस्टियोसाइड सेल कम होते हैं, उसकी कमी को पूरा करेगा तब बोन वीक नहीं होगी। वरना अगर 6 महीने साल आप स्टीरॉइड खाएं, आपने बोन प्रोडक्शन नहीं की, आपका बिल्कुल सिंपल गिरने से फ्रैक्चर हो सकता होता है औरतों को खास तौर पर, क्योंकि औरतों में वैसे भी आपके मीनोपॉज ऑस्टियोपेनिया ज़्यादा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। अगर आप सामने स्टीरॉइड भी ले रहे हैं तो उनको बेसिकली ऑस्टियोपेनिया और फ्रैक्चर होने का चांस ज़्यादा होगा, तो उन्हें बोन प्रोटेक्शन आपने लाजमी देनी है। अगर स्टीरॉइड देना आपकी मजबूरी है तो ये आपने सारी उम्र ये चीज़ याद रखनी है। जिस मर्जी फील्ड में जाएँ, स्टीरॉइड देने में आप ये काम रखते हैं। अच्छा, तो कुशिंग सिंड्रोम का ये आप इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके भाई ने पूछते हैं कार्टिसोल का पेशेंट का वो स्ट्रक्चर ना, लेकिन कुशिंग सिंड्रोम कुशिंग डिजीज में क्या फर्क, ये पूछ लेते हैं। एट्रियोजेनिक कुशिंग सिंड्रोम क्या होती है, कामन कौन सी 3-4 प्रश्न आपसे पूछेंगे। प्लस ये कार्टिसोल के क्या मतलब इफेक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक इफेक्ट है, लिपिड के साथ ये क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम के साथ क्या करेगा, कुशिंग में और एडिसन में क्या फ़र्क है, ये आपसे पूछे जाएंगे। और इसका कुछ और इधर डिजीज है, अल्फा 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज का पूछते हैं, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपोप्लासिया जो आगे आपके नेक्स्ट एड्रिनल में पढ़ेंगे। ये आपके वाइवे के इवन बायोकेमिस्ट्री के वाइवे के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अच्छा, मेलेनाइड साइट्स जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से डायरेक्ट जो मेलानिन की प्रोडक्शन और कलर स्किन कलर का, इसके अलावा 2 और फंक्शन है। मेलेनाइड की अल्फा बीटा और गामा है, जो बेसिकली एपेटाइट को भी और सेक्सुअल बिहेवियर और मूड को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। इससे पर इसका स्किन कलर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये क्या चीज़ एंडोर्फिन, ये बड़ी कॉमन चीज़ है। आप जब तो आपको चोट लगी है, आपको दर्द होने लगता है, कुछ टाइम के बाद दर्द आपको कम होने लग जाता है, आप उसको फील नहीं करते, आप बर्दाश्त कर लेते हो, वो इनमें बेसिकली इनका काम एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन क्या करते हैं, आपका पेन में आपके पास जो है पेन सब्सटेंस पी है, ये उसको ब्लॉक कर लेते हैं। प्लस जो नर्व्स आ रही है, पेन जो सप्लाई ब्रेन की तरफ ले जा रही है सिग्नल, तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो दे कहते हैं इंडोजिनस ऑपाइड, नेचुरल पेनकिलर जो आपके बॉडी में कुदरत से रखे हुए हैं, और वो नेचुरली हर बंदे में होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम। तो बेस्ड अपॉन दिस आपकी पेन इंटेंसिटी बर्दाश्त करने की हर बंदे की मुख्तलिफ कैपेसिटी होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंडोजिनस एंडोर्फिन्स। ये आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और यूफोरिक इफेक्ट भी है। इट कैन बी फूड एंड टेक, और आपको बेसिकली एपेटाइट को स्टिमुलेट कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर पेन हो रहा है, पेन को ये सप्रेस करेंगे तो फूड एपेटाइट इसके साथ आपकी बेहतर होगी।
हाइपोट्रोफी में बेसिकली ये इससे बनते हैं, एंडोर्फिन आपके बनते हैं, मेलेनोसाइट्स बनते हैं। लाइपोलाइसिस में हल्का फुल्का रोल है, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी स्पेसिफिकली इनका प्रॉपर फंक्शन काम नहीं होता जो बुक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, बस करता हूँ। ये टर्म क्या चाहिए किसी को पता है? किसी को नहीं पता? एक होता है सैडेस्ट। सैडेस्ट वो बंदा होता है जो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के खुश होता है। ठीक है, सैडेस्ट कहते हैं। एक मैसोचिस्ट होता है जो खुद को तकलीफ पहुंचा के खुश होता है। ये प्रॉपर साइकेट्री में टर्म है। क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एंडोर्फिन होते हैं। मैंने एक बात की थी एंडोर्फिन में आपको कि यहाँ पर यूफोरिक इफेक्ट, अगर एंडोर्फिन ज़्यादा हो आपके तो हो सकता है आपको जो तकलीफ वाली बातें भी आपको मजा आ गई, यूफोरिक लगे। तो इसी तरह मैसेजेस लोग खुद को इंजर करके उससे उनको खुश होते यूफोरिक होते हैं। ये बात में सर्च भी कर सकते हैं। यूफोरिक इफेक्ट ये टर्म बेसिकली आपको आइडिया नॉलेज देने के लिए कि किसी का दर्द, किसी का मतलब उसको अच्छा भी लग सकता है। तो बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन है। अगर आपको एंडोर्फिन बाय एनी रीजन ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको मे भी दर्द अच्छा लगे, ऑफिसर को भी इसको मैसेजेस क्या। अच्छा, ये एक डायग्राम है मास्टर ग्लैंड का। पूछते हैं वाई विच वन इज द मास्टर ग्लैंड इन द बॉडी? तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि जो भी आपके पास हार्मोन बन रहे हैं वो डायरेक्टली उसके इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल कर रहा होता है, या डायरेक्टली हाइपोफिजियल जो इसका कनेक्शन है पिट्यूटरी के साथ इनडायरेक्टली थायराइड के जरिए, कॉर्टिसोल एड्रेनल के जरिए जो भी है। मेनली मास्टर ग्लैंड इन योर बॉडी इज बेसिकली हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो आज हमने पता ग्रोथ हार्मोन ने ग्रोथ करनी है। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए लिपिड्स को मोबिलाइज करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा करेगा, आईजीएफ से क्लीन करेगा। आईजीएफ के जरिए बेसिकली वो कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ ज़्यादा करेगा। अगर आपकी बचपन में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो आपको जाइगेंटिज्म होगा, अगर प्यूबर्टी के बाद हो रहा तो एक्ट्रोमेगेली हो जाएगी। ठीक है, आपकी बेसिकली एक्ट्रोमेगेली जाइगेंटिज्म में आपका शुगर लेवल ज़्यादा होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा होगी, हार्ट हाइपरट्रॉफी होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हार्ट को ज़्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। हार्ट ज़्यादा पंपिंग करेगा तो आपको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, एलवीएच इसको कहते हैं। एलवीएच हद से ज़्यादा होगा तो कार्डियक अरेस्ट में कार्डियोमेगेली कहते हैं। आप पंप नहीं कर सकते, हार्ट फेलियर में चले जाओगे। हार्ट फेलियर में जाओगे तो पाँव सूख जाएंगे, आपका शरीर में पानी जमा हो जाएगा, अल्टीमेटली कार्डियक फेलियर एथेरोस्क्लेरोसिस या एरिथमिया आपकी डेथ हो जाएगी। ये भी काज ऑफ डेथ मेनली एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, एक्ट्रोमेगेली हो जाएगी में। प्रोडक्ट बेसिकली वो हार्मोन जो लैक्टेशन को प्रमोट कर रहा होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सिचुएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ होती है। और मेन स्टिमुलेंट इसका सक्लिंग है, बेबी सक्लिंग इज द मेन इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन के लिए पता है सिक्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा प्रोपियोबेलिनोकार्टिन है जिसका हमारे पास एसिडिएज बनता है जो कोर्टिसोल बनाता है। हमारे पास एंडोर्फिन्स हैं, नाइट्रोट्रोफिन है, एमएसएच है, बीटा एमएसएच है, गामा एमएसएच है। इसके अलावा मल्टीपल हमारे पास एंडोर्फिन वाले का मैसेजेस कैसे इफेक्ट ये दिखा सकते हैं। तो ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी के जो ग्लैंड्स है या हार्मोन है वो एक बेसिक उससे बताता है। जितनी बातें मैंने बताई अगर आपको आती है दवाई में ये पूछते हैं। और एंडोक्राइन में आप 3-4 चीज़ें पूछते हैं वाइवा का, ये तो डायबिटीज़ को पीछे पड़ लग जाते हैं, या ये ग्रोथ हार्मोन कुछ के पीछे पड़ जाते हैं। 3-4 चीज़ें या एडिशन कर सकते हैं, उसी ज़्यादा डिटेल में कोई ये चीज़ आप याद रखें, आपका वाइवा आराम से हो जाएगा और सारी उम्र ये चीज़ आपके काम आएगी। इसमें ऐसी मैंने कॉम्प्लिकेटेड बायोकेमिस्ट्री की बातें नहीं लिखी हूँ जो आपको समझ में बेसिक बातें जो चाहे मेडिसिन में चाहे आपको पाला पड़ेगा, गायनी वालों को वैसे ही पाला पड़ेगा। आपके पास इनफर्टिलिटी का मरीज आ जाएगा तो हमें FSH देखना होगा, प्रोडक्ट लेवल ही देखना होगा, क्योंकि ये कॉमन कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी में यूरिया और इनफर्टिलिटी है। ठीक है, इसके अलावा चाहिए होगा क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई कार्टिसोल आपको डायबिटीज मेटाबॉलिज्म में तमाम चीज़ें हो सकती हैं। एंडोक्राइन में जाएंगे तो थायराइड आपको काम आएगी, ये चीज़ आपको सारी उम्र काम आएगी। तो 10 मिनट बारे में आप लोगों का